नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। और 5 की बात शुरुआत करते हैं नूंह की खबर से। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से वो विधायक हैं। आज मामन खान को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया है। 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मामन खान का नाम शामिल है। पिछले हफ्ते नूंह पुलिस ने मामन खान से पूछताछ भी की थी। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये शामिल जो तथ्य आए हैं वो उसमें ये शामिल हैं। जी, क्या सर रिमांड लेंगे आप? हाँ, उनका रिमांड लिया जाएगा। जी, अब तक के जो तथ्यों के से साबित हुआ है कि ये वायलेंस से कुछ देर पूर्व तक वहाँ पे मौजूद थे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजिब खान, जो मामन खान के वकील हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। अगर मुजिब खान साहब मैं आपसे शुरू करूं तो पुलिस कह रही है कि प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस के बाद ही ये अरेस्ट हुआ है। देखिए मैम, ये सारा पॉलिटिकल मामला है। एक्यूज वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट नूह आफ्टर लंच अंडर सेक्शन 148, 148, 149 and other sections 148, 149, 153A, 379A, 436, 506, 395, 397, 201 IPC and 107, 120 BIPC टोटल फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है मुलजिम को, बिकॉज ही इज MLA ऑफ फिरोजपुर झिरका कॉन्स्टिट्यूंसी। पर पुलिस मुजिब खान साहब ये कह रही है कि एविडेंस है उसके पास और वो एविडेंस अदालत में पेश करेगी। मुकेश, पुलिस से आपकी बात हुई है, क्या कहना है, किस तरह की एविडेंस की वो बात कर रहे हैं? मैंने आपके मुकेश सिंह जी को उसका ये दावा है कि उनके पास जी मुकेश बताएं। देखिए, पुलिस का ये दावा है कि मामन खान के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि क्या कुछ सबूत हैं वो मीडिया को नहीं बताए हैं, लेकिन ये कहा है कि जब 31 जुलाई को हिंसा हो रही थी तब मामन खान नगीना के बड़कली चौक में मौके पर थे और हिंसा से कुछ देर पहले ही वहाँ से निकल गए थे। इसके बाद वहाँ पर आगजनी हुई, लूटपाट हुई और जो वहाँ पर ऑयल डिपो है उसको आग के हवाले कर दिया गया। कई लोग वहाँ पर घायल हुए थे और पुलिस का ये भी दावा है कि उसके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि मामन खान वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि कुछ आरोपी जो पकड़े गए हैं हिंसा के आरोप में, उन आरोपियों से पूछताछ हुई है। उन आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कहा है कि मामन खान उनके साथ लगातार संपर्क में थे। इसीलिए पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 120B यानी कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगाया है और मामन खान को हिंसा को भड़काने और कॉन्स्पिरेसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। इस एफआईआर में लूटपाट की धारा भी है, आगजनी की भी है, दंगा फैलाने की भी है, यानी कि धाराएं नॉन अवेलेबल हैं। और पुलिस ने मामन खान को आज कोर्ट में पेश किया, जहां पर पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद केवल 2 दिन की रिमांड दी है। अब रविवार को नूंह पुलिस मामन खान को कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद उसके पास क्या कुछ सबूत होते हैं, वो कोर्ट में क्या कुछ बताती है, देखना होगा। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि इस हिंसा के पीछे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वो जांच कर रही है और उसी मामले में मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। जी मुजिब खान साहब, आपने सुना पुलिस क्या दावे करी है। ऐसे में अभी तक जो बाकी आरोपियों को मामन खान घेर रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे, अब खुद ही आरोपों के घेरे में हैं। देखिए, मैंने आपके मुकेश सेंगर जी को व्हाट्सएप किया है टोटल रिमांड पेपर, जो पुलिस का वर्जन है, जो आज मजिस्ट्रेट के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने पेश किया, वो मैंने व्हाट्सएप किया है। एफआईआर नंबर 149/23 सारे सेक्शन हैं। इवन आज कोर्ट में एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने कहा वो हम मोबाइल लेना चाहते हैं, हमने मोबाइल भी दे दिया, उनकी फैमिली वालों ने ला के दिया, ये ले लीजिए, बट दे रिफ्यूज कि हम तो रिमांड के दौरान ही लेंगे। उनके एलिगेशन झूठे हैं। सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप पे और चैटिंग की, वो मोबाइल दे रहे थे, रिमांड की तो कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि मामला पॉलिटिकल है, सारा हराश करना था, बैलेंस बना रहे हैं, ये सारा मोनू मानेसर का वो बैलेंस बनाने के लिए रिबटल में इनको गिरफ्तार किया है।
चलिए देखते एमएलए हैं, है, लेकिन ये मामला जाते अब हैं। अदालत के सामने है। अब अदालत को ये तय करना है, हम और आप यहाँ बैठकर नहीं तय कर सकते। बहुत शुक्रिया इस रिएक्शन के लिए मुजीब खान साहब, और अपडेट के लिए मुकेश, आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरा मामला अब अदालत में है, पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। पुलिस रिमांड में है अभी मामन खान। तो इस खबर पर भी हम लगातार नजर रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो ग्रेटर नोएडा की है, जिसमें निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में टेक जोन 4 आम्रपाली बिल्डर के निर्माणाधीन सोसाइटी में हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। और एक हफ्ते के अंदर ये ऐसा दूसरा बड़ा हादसा है। अभी 10 सितंबर को ही महाराष्ट्र के थाने में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। बिल्डिंग की छत पर वाटरप्रूफिंग का काम खत्म कर मजदूर लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे और इस दौरान उनकी जान चली गई। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिनकर पांडे, उपाध्यक्ष हैं NEFOWA के। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए दिनकर जी। आप नोएडा में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप लोग लगातार इस पर काम करने की, सरकारी लगाम लगाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है जमीन में? क्यों इतनी जानें लिफ्ट की वजह से जा रही हैं? जी 2016 से लगातार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं और कई माध्यमों से हमने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई है, जिसमें विधानसभा के समक्ष एक याचिका भी है, जिसपे आश्वासन मिला था कि लिफ्ट एक्ट जल्दी पास हो जाएगा। अब जब गंभीर घटनाएं हो जाती हैं या किसी की मौत हो जाती है तो सरकारें जागती हैं। आज डीएम साहब भी आए थे और सीपी भी आई थी, लेकिन जब छोटी छोटी घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे उसी साइट पे 1 महीने पहले घटना हुई थी, या अन्य सोसाइटियों में लिफ्ट फंसती है, रुकती है या फ्लोर के बीच अटक जाती है या गिर जाती है, तब कोई संज्ञान नहीं लेता। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान सरकार को रखना ही पड़ेगा। पड़ोस के अन्य राज्यों में ये है, इवन दिल्ली में है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे अगर लिफ्ट फंसती है, उसके अंदर मैं फंस गया, तो कितने मिनट के अंदर निकालने की जवाबदेही है मेंटेनेंस की या लिफ्ट की एजेंसी की, वो कहीं फिक्स नहीं है। शायद एक्ट बनने से होगा। जिनको निकालना है, नॉर्मली गार्ड्स आते हैं बचाने के लिए, या गार्ड्स को कांटेक्ट करने के लिए जो कॉल होता है लिफ्ट के अंदर से, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है और अक्सर वो मैल फंक्शन करते हैं कॉल। गार्ड भी ट्रेंड नहीं होते इस सिचुएशन के लिए, तो इंतजार करना पड़ता है और दुर्घटना बढ़ जाती है। लिफ्ट अगर खराब होती है तो कितने टाइम के बाद वो चालू होगी या कितने टाइम के बाद कंपनी पार्ट्स प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि अक्सर वो पुराने हो जाते हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। कई बार महीने 6 महीने तक लग जाते हैं उस पार्ट्स को आके लिफ्ट को दोबारा चालू होने में। कितने टाइम के बाद लिफ्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा बिकॉज वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, या फिर वो लिफ्ट जो एजेंसी चला रही है उसके साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, जितने लोगों को ले जाना है, जिस वायर से वो लिफ्ट लटक रही है, उस वायर की स्ट्रेंथ कमजोर हुई है या नहीं हुई है, या कितने टाइम बाद रिप्लेस होगी, तो इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। आप चीजें गिना रहे हैं दिनकर जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इनका जो मानक तय हो, जो एक तरह का स्टैंडर्ड तय हो, इस पर कोई नियम कानून अभी है नहीं और सब कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच रहे हैं, चाहे वो बिल्डर्स हों या फिर लिफ्ट की कंपनियां हों। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि जो लिफ्ट्स होती हैं वो असेंबल्ड होती हैं, तो जिम्मेदारी इस तरह की लिफ्ट्स की कौन ले? जी बिल्कुल सही बात है। और जब भी दुर्घटनाएं होती हैं तो सब एक दूसरे पे बात डाल के अलग हो जाते हैं। जैसे लिफ्ट एजेंसी बोलेगी हमारा तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, पैसे नहीं मिले थे। मेंटेनेंस एजेंसी बोलेगी हमने तो सब कुछ दे दिया था, लिफ्ट एजेंसी का काम है। फिर एक बात आएगी कि बिल्डर ने अच्छे से सिविल स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया। सब गोल गोल घूमता है। लेकिन असली बात यह है कि जो लोग वहां पे रहते हैं, अगर कोई बुजुर्ग है जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित है, वो 20वें फ्लोर से नीचे उतरेगा नहीं, अदरवाइज वो तो वहीं कोलैप्स कर जाएगा।
उसकी तो मजबूरी है और ये जरूरी है लिफ्ट हमारे लिए रोजमर्रा के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है। तो ये तो आपस में बहाने बना के खेलते रहेंगे, उनके लिए एक ऑफिशियल जॉब है, हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हम्म। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि लिफ्ट एक्ट जो है इस वक्त तुरंत लाने की ज़रूरत है, खास तौर से जो नोएडा में लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, और ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के एक लिफ्ट एक्ट हो। और जैसा कि दिनकर जी कह रहे थे कि इस तरह के एक्ट इस वक्त दिल्ली में कारगर साबित हुए हैं, तो कुछ उसी तरह की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में भी, खासतौर से नोएडा की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। और आप देख रहे हैं 5 की बात। अब खास नजर अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ पर, जहां एक तरफ अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है, वहीं मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 2 बड़े अफसरों को आज अंतिम विदाई दे दी गई। मेजर आशीष दौचक का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मेजर आशीष के परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी है। उधर मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। वो पंचकुला के रहने वाले थे। कर्नल मनप्रीत को सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए। और अनंतनाग में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। खबर है कि मुठभेड़ में घायल हुआ एक जवान लापता है। खबर यह भी है कि वहां अभी 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। ये वही आतंकी हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर मंगलवार देर रात को ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर्च के दौरान पता चला था कि आतंकी गांव के ऊपर की ओर घने जंगलों में छुपे हुए हैं। आतंकियों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि वो बच ना पाए। आतंकियों की तलाश में आधुनिक हथियारों और डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये अनंतनाग की है, जहां पर जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है वो अभी भी जारी है। और एक लापता जवान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। खबर है कि अभी भी इन जंगलों में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं, और ये वही आतंकी हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद मंगलवार देर रात ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो मुठभेड़ अभी भी जारी है आतंकियों के बीच, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। और खबर है कि जो मुठभेड़ में घायल हुआ एक और जवान है वो लापता है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो कि ये मुठभेड़ अब भी जारी है। और इस वक्त अनंतनाग में एनकाउंटर भी चल रहा है और आज शहीद हुए 2 बड़े अफसरों को अंतिम विदाई भी दी गई। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं एसपी वैद, जो पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। वैद साहब, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है और एनकाउंटर अभी भी जारी है। ऐसा क्या हो गया कि इतना लंबा खिंच गया है ये एनकाउंटर? नमस्कार जी, सबसे पहले मेरा नमन उन शहीदों को। और मैं जहां तक अपने तजर्बे से कहूंगा, 35 इयर्स का तजर्बे से, कि इस 3 ही पॉसिबिलिटीज इतना बड़ा हादसा होने की हो सकती हैं। एक, जो सोर्स आपको इंफॉर्मेशन देने आया वो कंप्रोमाइज्ड हो सकता है। क्या टेररिस्टों से मिलकर उसने फौज और पुलिस को अपने हाइड आउट की तरफ लाने की कोशिश की? ऐसा हमें अपने सर्विस के दौरान देखा कि कई बार ये जो सोर्स होते हैं वो दोनों तरफ मिले होते हैं, और वो कंप्रोमाइज्ड हो
तो कोई बड़ा हादसा अगर टेररिस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि काफी देर से एक नैरेटिव चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए, 370 हटने के बाद डेवलपमेंट हो रही, टूरिज्म आ रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट जो पैरामीटर्स में उसमें कमी आई, तो उसमें बड़े हादसे की लुकआउट में अगर टेररिस्ट हो तो ऐसा किया जाता है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी है कि जब भी आप टेररिस्ट हाइड आउट की खबर हो उसको आप गार्डन करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बिल्कुल सीक्रेट होता है कि आप कब घेरा डालेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कहां से उसको गार्डन में लेंगे, ये बात आपकी मूवमेंट कब होनी है, ये सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर को पता होता है, और जो भी इंचार्ज होता है इस गार्डन और सर्च ऑपरेशन का, तो इसकी जो मूवमेंट है फोर्सेस की, ये लीक की गई है किस तरह से, ये इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। क्या जो फौज की और पुलिस की मूवमेंट हुई उसके बारे में टेररिस्टों को पहले पता चल गया था और वो एम्बुश लगा के बैठे थे, और उन्होंने एक घात इस तरह का लगाया और आर्मी और पुलिस की लीडरशिप को टारगेट किया। तीसरी पॉसिबिलिटी मैं जो देखता हूं कि कोई ऐसे हाइट पे टेररिस्ट हो, वेंटेज पॉइंट पे, तो अगर वो किसी भी तरफ से फौज या पुलिस आएगी तो दूर से दिखता है, आप समझती हैं कि ऊंचाई पर अगर वो बैठे हो तो उनको दिखेगा कहां से भी आ रहे हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे जब ये पोस्टमार्टम इसका होगा, उनको इन तीनों पहलुओं में देखना चाहिए, क्योंकि काफी देर से लग रहा है कि टेररिस्ट जो जब से ऑपरेशन ऑल आउट हमने स्टार्ट किया था 2017 से, तो हजारों की नंबर्स में टेररिस्ट मारे गए। तो वहां इनका कैलिब्रेशन जो है टेररिज्म का, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल होता है, और वो अब वक्तन इसको स्ट्रेटेजी को बदलते रहते हैं। आपने देखा 3 साल पहले टारगेटेड किलिंग, जब इनके रैंक्स कम हो गए, हथियार कमी हो गई, तो छोटे वेपन इस्तेमाल करना शुरू किया और टारगेट किलिंग शुरू की, जिसमें कश्मीरी पंडितों को, आउटसाइडर्स को, पंचायत के मेंबर्स को टारगेट किया गया। तो अब उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू किया। अब ये मुझे लग रहा है आप जिस तरह का आप रजौरी पुंछ में देख रहे हैं और कुकरनाग अनंतनाग में देख रहे हैं कि ये जंगलों में और पहाड़ों में हाइड आउट बना रहे हैं। इसी पर मैं आ रही थी कि आपको लग रहा है कि क्या ये स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि एक तरह से मिसलीड करके आर्म फोर्सेस को पूरी ऑपरेशन को जंगलों के अंदर ले जाना और फिर आसानी से उन्हें टारगेट बनाना? मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी में तब्दीली आई है और एक जंगल और पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरिल्ला वारफेयर के टैक्टिक्स से मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश है फौज को और पुलिस को, और फिर ये भाग जाते हैं ताकि ऑपरेशन लंबा खींचता रहे। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह की पिछले 3-4 ऑपरेशंस में ये पैटर्न देखने को आया। तो हमें अपनी जो रणनीति है इसके मुताबिक अब हमें तब्दील करनी चाहिए और बनानी चाहिए। इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल कुकरनाग के ऑपरेशन में किया जा रहा है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि और कैजुअलिटी हमारी तरफ से नहीं हो। जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल, ये इतना लंबा खिंचा है ये एनकाउंटर वैद साहब, तो आप कह रहे हैं कि जो आतंकी हैं वो एक एडवांटेज पॉइंट पे हैं इस वक्त, तभी मुश्किल हो रही है? बिल्कुल, देखिए अगर वो थिक जंगल आप सामने देख रहे हैं पिक्चर में, थिक जंगल है और पहाड़ी इलाके में और ऊंचाई पे ऊपर के इलाके में वो बैठे, हमारे जवान फौज नीचे है, तो हमेशा एडवांसिंग फोर्स को नुकसान होता है। वो ऊपर से आपको देख पाते हैं और आपको ऊपर की तरफ रॉक को चढ़ना है और उनको बहुत सारी आड़ मिल जाती है अपने आप को छुपाने की। वहां बहुत सारे पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ट्रीज हैं, तो उसका वो एडवांटेज लेते हैं। तो इसलिए ये लंबा, इसलिए हमें ये नहीं ज्यादा परेशान होना चाहिए कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। उसमें लॉजिस्टिक की दिक्कत आती है। जवानों जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको आपको खाना पहुंचाना है, उनको लाइट्स पहुंचानी है, एमुनिशन पहुंचाना है, तो ये लॉजिस्टिक की दिक्कत जरूर होती है ताकि टेररिस्ट भाग ना जाए और कार्डन टूटे ना। लेकिन इसमें हमें और कैजुअलिटीज नहीं लेनी है, ये मेरा पॉइंट है जो ध्यान रखना जरूरी।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एसपी वैद साहब। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के इस वक्त अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है, बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, लेकिन जो बात वैद साहब कर रहे थे कि हमें अभी और कैजुअल्टीज़ नहीं बढ़ानी है और भले ही वो एडवांटेज पॉइंट में हो तब पर उन्हें आतंकियों को घेर कर मारना ही होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। दिल्ली में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मामला दक्षिणी दिल्ली की एक सोसाइटी का है, जहां वॉक के लिए अपने घर से सीढ़ी से उतर रही महिला पर वो देखकर वो 5-6 कुत्तों को घबरा गई और लड़खड़ा गई और फिर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल सर्जरी को लेकर दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में वो भर्ती हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार पहुंचे बसंत कुंज के इस इलाके में और उन्होंने वहां पर बात की है कुछ लोगों से। इस वक्त हम दिल्ली के बसंत कुंज के D6 के गंगा अपार्टमेंट में हैं और ये वही जगह है जहां पर अनु डोगरा जब 11 तारीख की सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए उतर रही थी तो अचानक 5-6 कुत्ते उनकी तरफ भागे और वो यहाँ पर गिर गई इसी जगह पे और उसके बाद अब फ्रैक्चर है, सर्जरी होनी है। यहाँ पे तमाम रेसिडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहीं पे रहते हैं। मैम, आपसे समझना चाह रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम रमा कुमार है और ये हमारी नेबर हैं और ये बहुत ही बुरा और सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए हैं। कुत्तों को लेकर कितना परेशान है आवारा कुत्तों? बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है। एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर ऊपर से नीचे आ रही थी, फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे, तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। उसने 6-7 सीढ़ी से छलांग लगा दी और वो उसका हार्ट बीट ऐसा था कि हार्ट अटैक होने वाला था उसको, इतनी बुरी हालत थी। एंड शी वाज स्मॉल दैट टाइम। अभी रिसेंटली जो बहुत ही वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, मिसेस डोगरा, शी इज माय नेबर, तो वो बेचारी मॉर्निंग वॉक के लिए आ रही थी, स्ट्रे डॉग्स एज यूजुअल यहाँ पर, और कोई भी हम लोग यहाँ पर हम लोग ओनर्स हैं घरों के और हमारा कुछ वो नहीं है कि मतलब ये बोला जाता है जो दूसरे स्ट्रे डॉग लवर्स हैं वो अपने घर में रखें, उनको अपने घर में नहीं रखते हैं, ना ही उनको जो डेजिग्नेटेड फीडिंग एरियाज हैं वहाँ पर खिलाते हैं। आप लोग बताइए, कुछ डर लगता है कि ये सब नॉर्मल है? नहीं, मैं विहाना डोगरा बोल रही हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ और हमें जब हम स्कूल से जाते हैं तो भी बहुत डर लगता है, आते वक्त खेलने जाते हैं तो भी बहुत डर लगता है। काफी बार मेरे पीछे भी कुत्ते पड़ चुके हैं तो बहुत बच के मैं बची हूँ। बचे हैं। आपको भी डर लगता है? डर तो सबको लगता ही है फिलहाल, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था, मैं वरदान डोगरा बोल रहा हूँ, उनका बेटा, तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमें कोई आइडिया नहीं है। हम ऊपर थे और हमें चिल्लाने की तो आवाज आ रही थी तो हमें लग रहा था कि कुछ हो गया होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी ओन मदर के साथ ऐसा हुआ था। तो हम जब नीचे आए थे तो हमने देखा ये सब, तो पहले तो बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट था कि वो ऐसे लेटी पड़ी हैं और बहुत सारे लोग जैसे उनके अराउंड गैदर हो चुके हैं। तो पहले तो समझ में नहीं आया, फिर जब उनको हम हॉस्पिटल ले जाया गया कार से तो फिर हम घर पे बैठे, हमने सोचा कि क्या करें। तो इससे पहले भी काफी डॉग अटैक्स हो रखे हैं रेजिडेंट्स पे, सिर्फ रेजिडेंट्स पे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स पे भी बहुत हॉरिफिंग इंसिडेंट्स, और खासकर बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे इधर बहुत खेलते हैं क्योंकि सोसाइटी है ये। और लेकिन जो इसकी नेबरिंग सोसाइटी है यमुना, वहाँ पर सीरियस एक्शन लिया गया है कुत्तों की वजह से। वहाँ पर पीछे डॉग शेल्टर है, वो सब वहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन गंगा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि सब अपनी अपनी क्वेरी से लेके परेशान हुए हैं और ग्रुप में भी लड़ाई झगड़ा होता है। मैम का जो एक्सीडेंट है उससे 3 दिन पहले G3 की मैम को काटा यहीं पे डॉग ने, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं हुई। रात को 2 बजे आई थी जी। तो और अगर हम उनको रोकें तो दे आर वेरी वेल कनेक्टेड पीपल, वो हमें बोलते हैं कि फिर आप देख लीजिए, आपको हम थ्रेटन कर देंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी।